हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस के टॉपिक मेथड्स एंड प्रोसीजर टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड वंस ओन बिजनेस के बारे में। क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं जब भी कोई पर्सन अपना नया बिजनेस ओपन करता है, और किन किन स्टेजेस से होकर उसका बिज़नेस निकलता है, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो एक बिजनेसमैन को फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो कुछ एक स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं, और हर एक स्टेप जो है एक बिज़नेस को एक नई शेप देता है। बिज़नेस जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, और उसी के साथ उसका बिजनेसमैन भी हर स्टेप पर कुछ नई चीज़ें सीखता है और करता है। तो इसी टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है और क्या क्या एक एंटरप्रेन्योर फॉलो करता है अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करने के लिए। ही हैज़ टू गो थ्रू द वेरियस स्टेजेस विच आर एज अंडर। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डिसीज़न टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही इज़ वन हु हैज़ इनिशिएटिव, स्किल्स फॉर इनोवेशंस एंड हु लुक्स फॉर हाई अचीवमेंट्स। ये एक ऐसा पर्सन है जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजता है। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, एवरी एजुकेटेड पर्सन हैज़ टू डिसाइड between two options, either to work for others as an employee or to work for himself as an entrepreneur. आप लोग भी जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आप ये डिसीज़न लोगे कि आपको क्या करना है। क्या आप अपना बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं या फिर किसी एंटरप्राइजेस के साथ जुड़कर वहाँ पर काम करना चाहते हैं, वहाँ एम्प्लॉयर को अपनी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। अब इसी के अंदर बताया गया है कि ये एक बहुत क्रूशियल डिसीज़न है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग राइट काइंड ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड, कॉन्फिडेंस एट्सेट्रा, द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम मे बी टू सेट अप हिज ओन एंटरप्राइज। अगर एक पर्सन के पास एबिलिटी है, स्किल है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो उसको अपना एक बिज़नेस स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस हर एक पर्सन स्टार्ट नहीं कर सकता, बिज़नेस हर एक पर्सन नहीं चला सकता। उसके लिए हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि हम हर एक चीज़ को फेस कर सकें, चाहे वो डिफ़िकल्ट टाइम्स हो, ठीक है, फेवर में हो कंडीशन या ना हो, जो भी एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं वो सारे हमारे फेवर में हो ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा हमें प्रॉफिट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जो झेल सकता है, इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन निकाल सकता है, वही पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ड्यू टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर कंट्री, डिजर्विंग एंड capable person can look towards a better option of setting up their own small scale units। ठीक है, आज के टाइम में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, इतनी इजी से जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इन दिस वे दे बिकम ओनर ऑफ देयर एंटरप्राइज एंड एट द सेम टाइम दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स आल्सो। आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो होते ही हो, आप किसी एंटरप्राइज़ के ओनर मालिक तो बनते ही हो, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों को जॉब्स भी प्रोवाइड कराने के लिए सक्षम होते हो। तो डिसीज़न टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, सबसे पहले एक पर्सन सोचता है कि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, खुद से काम करना है या फिर किसी के
अंडर काम करना है। देन वो पर्सन क्या सोचता है, अगर हमने सोच लिया कि हम बिज़नेस करेंगे तो हम क्या सोचते हैं कि अब प्रोजेक्ट कौन सा होगा, किस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब बिज़नेस के लिए ज़रूरी है ना कि हमारे माइंड में कोई आइडिया हो, तो उस आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना, उस प्रोजेक्ट पर काम करना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ कंसर्न विद द कलेक्शन and analysis of economic data for the eventual purpose of locating possible opportunities for investment with the development of the characteristics of such opportunities। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हम एक इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करें और उसको एनालाइज करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं और किस जगह पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट भी मिले, हमें फ़ायदा मिले और हमारी कंपनी आगे सरवाइव कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें बाहर से खोजनी पड़ती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग तरह की हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल भी जाती हैं और हमें कभी खोजनी भी पड़ सकती हैं। एडिटिव भी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं एंड ब्रेक थ्रू। तो एडिटिव अगर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करेंगे, are those which enable the decision maker to better utilize the existing resources without in any way involving a change in the character of the business। मतलब कि अगर हमारे पास जो है हम उसी के अंदर कुछ एडिशन कर रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, थोड़ा सा बेटर वे में चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करके हम फर्दर काम कर रहे हैं, उसको हम एडिटिव अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बिज़नेस के करैक्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चेंजेस करते हैं, लेकिन किस में, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसके अंदर। ठीक है, देन हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री आर दोस विच इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया एंड एज सच डू लीड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम कुछ चेंज लेकर आते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग आइडिया है उसके अंदर हम चेंजेस नहीं लेकर आते, हम नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, उस स्ट्रक्चर को ही हम चेंज करते हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी का नाम देते हैं। देन हम बात करते हैं ब्रेक थ्रो की। ब्रेक थ्रो अपॉर्चुनिटी होती है ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व फंडामेंटल चेंजेस इन बोथ स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर ऑफ बिजनेस। इसके अंदर हमें बिज़नेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी चेंज करना होगा और बिज़नेस का कैरेक्टर भी। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता था, अब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील ही नहीं करेगा, अब वो कुछ नया देखेगा, तो वो क्या है, ब्रेक थ्रो। नाम से ही क्लियर है कि जो चलता आ रहा था उसको छोड़ दिया, उसको तोड़ दिया और कुछ नया स्टार्ट कर लिया। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से बेस्ट वन को सर्च आउट करना है। एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ को भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है और उसके अंदर ही हम देखते हैं कि हम किस तरह की अपॉर्चुनिटी को फॉलो करें। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हमने सोच लिया कि हम क्या काम करेंगे, अब हमें अपने कंपनी के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। एट दिस स्टेज जो एंटरप्रेन्योर है इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट ही होप्स टू मार्केट सक्सेसफुली एट अ रीजनेबल प्रॉफिट। देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ द राइट प्रोडक्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन द बिजनेस वेंचर। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अंदर हम किसी को कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम कस्टमर्स के लिए ही सामान बना रहे हो सकता है हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए बना रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या तैयार करते हैं कंपनीज़ के अंदर, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनका कस्टमर कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट है कंपनी का जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो सही होना चाहिए। अगर हमने सही प्रोडक्ट को चूज़ किया है तो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, उससे डिमांड जनरेट होगी ही होगी, और अगर वो डिमांड में रहेगा तो हमें रीजनेबल प्रॉफिट्स अर्न ज़रूर मिलेंगे। देन हम बात करते हैं इसी के अंदर
कि जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना है, मे सेलेक्ट अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैपेसिटी एंड मोटिवेशन। एज एन innovative entrepreneur, he may design on new product or like an imitative one, he may copy an established product। तो एक एंटरप्रेन्योर को देखना है कि उसको क्या काम करना है। वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखेगा, क्या वो सब कुछ नए सिरे से कर सकता है या फिर एग्जिस्टिंग वन में चेंजेस करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, वो क्या करना चाहता है, ये एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा। ही मे इम्प्रूव अपॉन एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, सेविंग, एडिशनल यूसेज एट्सेट्रा। हम एग्जिस्टिंग वन में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते ही आए हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कितने ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं, हमारे गैजेट्स हैं उनके अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। तो पहले भी थी चीज़ें ये, लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें और ज़्यादा हमें कंफर्ट देने लगी हैं। ठीक है, आज के टाइम में हमें वॉशिंग मशीन्स हो गया या फिर कोई भी हाउस होल्ड अगर आप देखो जो मशीन्स हैं हमारे पास, वो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा ईज़ और कंफर्ट देती हैं, जो कि पहले हमें नहीं मिलता था। इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपके गैजेट हैं, आपकी गैजेट की वजह से कितनी सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं आपके स्मार्टफ़ोन की वजह से। ठीक है, आपका स्मार्टफ़ोन आपके पास है, आपको वॉच रखने की अलग से ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटर रखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको म्यूज़िक सिस्टम अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है। तो ये क्या है, ये हमने एडिशनल जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे उन्हीं के अंदर चेंजेस करे हैं और कुछ नए कंफर्ट लोगों को देने की कोशिश की है। सो प्रोडक्ट शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली आफ्टर गोइंग थ्रू द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या चीज़ें जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर को। बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर एक एंटरप्रेन्योर पहले से ही इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है काम का, वो कोई भी नई चीज़ करने से नहीं डर सकता या फिर उसको आदत है नए नए एक्सपेरिमेंट करने की, तो वो उसको ज़रूर करे, उसको नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए क्योंकि उनको उस चीज़ की एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर उसको इस तरह का एक्सपीरियंस पहले नहीं है तो उसको इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रिस्क का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे ही। तो इसीलिए बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ फॉर द प्रोजेक्ट। आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है, आपको क्या जानकारी है उसके बारे में, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। देन आता है मार्केटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, तो वो भी आपको आनी चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे करनी है। देन इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, आप किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना खर्चा उसके अंदर कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो नई टेक्नोलॉजी के साथ बना रहे हो, क्या आपके पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेकर आओगे अगर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जैसे कि आपके पास प्रॉपर लैंड भी होनी चाहिए, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं कुछ आप ऐसा प्रोडक्ट ना बना रहे हो जिसके रॉ मटेरियल के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप इधर उधर से सामान नहीं लेकर आ सकते, तो अगर आप सामान ही अरेंज नहीं कर सकते तो आप प्रोडक्ट भी नहीं बना पाओगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। देन आता है इंसेंटिव कंसेशंस गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन सर्टेन प्रोडक्ट। हो सकता है किसी किसी चीज़ों पर गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हो, किसी किसी चीज़ों पर नहीं भी होती। कई बार गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती भी हैं तो उससे एंटरप्रेन्योर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं देती, तो वो भी जो है एक मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको ओवरऑल सारा कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारा एनवायरनमेंट भी हमें बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम वुडन आइटम्स बनाना चाहते हैं, वुडन प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लकड़ी, वुड चाहिए हमें, वो एक फॉरेस्ट से मिलेगी, वो फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर आता है और गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है कि वहाँ से आप किसी भी तरह की कोई भी वुड सप्लाई नहीं कर सकते या वहाँ से आप वुड नहीं ले सकते, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देन आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, रीजनल बेनिफिट्स, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल कंडीशंस एंड पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, पर्सनल चॉइसेस, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये सारी की सारी चीज़ें
सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। तो एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना कि आप किसके ऊपर काम करोगे, आप क्या चीज़ बनाओगे, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ता है, तो जाके एक प्रोडक्ट बनाने का डिसीज़न आप ले सकते हो। देन इसी के अंदर अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आप किस तरीके से वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओनरशिप फॉर अ न्यू वेंचर स्मॉल स्केल कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फैमिली ओनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आप किस तरह की ओनरशिप चाहते हैं? आप खुद का बिज़नेस चाहते हैं जिसके अंदर किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर आप खुद सारा रिस्क बियर नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करूं। तो आप किस तरह की ओनरशिप चाहते हैं? या फिर आपका फैमिली बिज़नेस है और आप उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप उसी को फॉलो करना चाहते हैं, आप उन्हीं फुट स्टेप्स पर चलना चाहते हो जो कि आपकी फैमिली फॉलो करती आई है। तो ये डिसीज़न भी एक एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है कि वो किस तरह का ओनरशिप चाहता है, किस तरह की ओनरशिप चाहता है और कैसे वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है। क्या वो अपनी फैमिली का बिज़नेस चलाना चाहता है, खुद से इंडिपेंडेंटली कोई बिज़नेस करना चाहता है, पार्टनरशिप में करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। देन हम बात करते हैं इसी के अंदर सिलेक्शन ऑफ द साइट लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द यूनिट। अब ये भी बहुत ज़रूरी है। अब हमने सोच तो लिया कि हम बिज़नेस ओपन करेंगे, लेकिन कहाँ ओपन करेंगे, ठीक है। तो साइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी हों और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो जो चॉइस है लोकेशन की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर अ बिजनेस प्लेस इज़ वन ऑफ द अर्ली एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। क्या है? चॉइस ऑफ अ लोकेशन। द चॉइस ऑफ प्रॉपर लोकेशन इन्वॉल्व्स द कंसिडरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन जब हम बिज़नेस का एरिया देख रहे होते हैं, लोकेशन देख रहे होते हैं, उसके लिए हमें अपने माइंड में बड़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या है? वाइल सेलेक्टिंग अ साइट एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही जंगल है, वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँच ही नहीं सकता, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है वहाँ पर। तो ऐसी जगह पे रॉ मटेरियल कैसे पहुँचाएंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की जहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी हो सके, जहाँ पे इजीली आप रॉ मटेरियल को अवेलेबल करा सको, ऐसी जगह होनी चाहिए। नियरनेस टू द सोर्स ऑफ मोटिव पावर, जहाँ से आपको बिजली की सप्लाई मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी और पावर और वाटर, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको मिल सके, ये सारी ऐसी जगह पे आपको बिज़नेस ओपन करना है। देन आता है नियरनेस टू मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट पास होगी तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है आपको। वो क्या बेनिफिट है कि अगर आपको प्रोडक्ट को सप्लाई करना है तो आपको बहुत दूर से माल नहीं भेजना होगा। दूर से माल नहीं भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाएगा, ठीक है। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब दूर हो या पास हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो चाहिए ही होती है। कंपनी से गोडाउन तक माल पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, तो वो भी वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पर फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, रेंज नहीं आती, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट भी हमें चेक करना है। जैसे कि एक ऐसी जगह हमने चूज़ कर ली जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी ही होती है, तो वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एसी चलाने पड़ते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है जो बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लाइमेट कंडीशन भी अफेक्ट करती हैं, तो हमारे बिज़नेस के लिए एक सूटेबल क्लाइमेट का होना भी ज़रूरी है। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। क्या लेबर वहाँ पे इजीली पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़। अगर आसपास कोई और इंडस्ट्रीज़ भी होंगी तो उनसे भी हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम वुड का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे आसपास दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वुडन एक्टिविटीज़ से ही रिलेट करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे पैचअप करके हम कुछ नया जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नए प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। उनकी हेल्प भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। देन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इन द एरिया। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम सुना ही होगा,
तो अगर ऐसे जोन में हम इंडस्ट्रीज़ ओपन करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, उसका हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देन आता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। हमारे सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑफ द एरिया, वहाँ के एरिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं, ठीक है, वो आपके बिज़नेस को अफेक्ट तो नहीं कर रहे, वो ये तो नहीं चाह रहे कि वहाँ से फैक्ट्री हटा ली जाए या उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो आपकी बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन आता है बैंकिंग एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़। अब बैंकिंग और अदर बेसिक फैसिलिटीज़ का मतलब है कि अगर हमें फाइनेंस की नीड है तो वो भी हमें इजीली वहाँ पे प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, ठीक है, जो आपको एक अच्छी लोकेशन ढूंढने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आसपास होंगी तो आप इजीली काम कर सकोगे। तो इसीलिए जो साइट लोकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो। और लेआउट ऑफ अ बिज़नेस यूनिट का मतलब है कि कैसा होगा वो स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको एक वेयर हाउस की ज़रूरत होगी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए जगह चाहिए आपको, ठीक है, सामान स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो वो कैसे आप अरेंज करोगे, आप सेक्शंस डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी अगर डिस्कवरी चैनल देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जब भी कोई सामान तैयार होता है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी मशीन से होकर निकलता है, उसके बाद उसकी पैकिंग होती है, ठीक है, जब वो अपने अपने पैकेट में चीज़ें प्रोडक्ट बंद हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, उसके बाद भी उसकी दोबारा से ओवरऑल पैकिंग होती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ आइटम्स को एक जो कार्डबोर्ड बोर्ड है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसके अंदर डालकर उसको आगे सप्लाई किया जाता है और उनको पहले कुछ टाइम स्टोर भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जहाँ जहाँ पर रखा जाता है, जैसे जैसे सिस्टम से वो चीज़ें हो रही हैं, वो उस कंपनी की उस जगह की लेआउट होती है। तो लेआउट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, कहाँ पर मशीन्स होंगी और कहाँ पर चीज़ों को रखा जाएगा। देन आता है इसी के अंदर नेक्स्ट डिज़ाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग स्कीम। तो एक बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है उसको लाइफ ब्लड कहा जाता है। फाइनेंस इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंस सर्व्स एज द लुब्रिकेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेशन देता है, ठीक है। जैसे मशीन्स होती है ना, उसमें हम तेल डालते हैं तो वो स्मूथली चलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक फाइनेंस जो है वो एक लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेंट उसको कहा जाता है, ठीक है। तभी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमारे पास फाइनेंस होगा। क्यों? अगर हो सकता है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, पैसे तो नहीं है, जितने थे सब लगा दिए, अब प्रोडक्शन रुक गई ना बीच में, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। प्रॉपर फाइनेंसिंग of business is essential for success in both small and large enterprises. So while formulating a financial plan, जो एंटरप्रेन्योर है हैज़ टू टेक डिसीजन अबाउट द 3 important पॉइंट। वो कौन से हैं? हाउ मच मनी इज़ नीडेड, ठीक है, कितना पैसा चाहिए, वेयर फ्रॉम द मनी विल कम, कहाँ से वो पैसा आएगा, व्हेन शुड द मनी बी अवेलेबल, ठीक है, कब ज़रूरत पड़ेगी उसको, कब लेना चाहिए, अगर हम आउटर सोर्स से पैसा ले भी रहे हैं तो कब लें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारी फाइनेंशियल नीड को एस्टिमेट करते हैं। देन सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड टाइम ऑफ रेजिंग फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनका डिसीज़न पहले से ही एक एंटरप्रेन्योर को ले लेना चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योर जो है डिपेंड करता है ऑन वेरियस सोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग हैज़ हिज एंटरप्राइज एंड दीज आर ओन फंड्स। अगर उसके पास खुद के फंड्स होंगे तो भी वो इजीली काम कर सकेगा। बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, उसके पास कोई ऐसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होने चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल लोन लेना है, तो लोन ये तो है नहीं कि आपने एकदम से हाथ घुमाया और लोन मिल गया आपको, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको उसके लिए पूरी करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से एक ऐसे लोग हैं जो अगर आपको नीड पड़ रही है, बहुत इमरजेंसी, आपको अभी के अभी पैसा चाहिए, तो आप उनसे बोरो कर सकते हो। तो इस तरह के लोग भी आपके पास होने चाहिए। देन आता है लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर वर्किंग कैपिटल। लोन्स तो लेते ही हैं हम लोग, ठीक है। देन टर्म लोन आता है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो कि एक पर्सन को, एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखनी चाहिए। और फाइनेंस के लिए वो इन स्टेप्स से होकर गुजरता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो फाइनेंस जो है एक लाइफ ब्लड है कंपनी का, और एक कैपिटल स्ट्रक्चर को पहले से ही डिज़ाइन करना ज़रूरी है, पहले से ही ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या क्या फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने भी चला रखी हैं, जिनसे एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प मिल सकती है अपने बिजनेस को इजीली स्मूथली रन करने के लिए। नेक्स्ट इसी के अंदर हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ। ठीक है, अब काम करना है हमें, तो काम कैसे करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स wherein sophisticated manufacturing know-how is required. Many institutions of government research and development decisions of grant industries and certain consultancy agencies provide the manufacturing know-how. ठीक है, in case ancillary units it is provided by the main unit itself. तो अब यहाँ पर बात की गई है कि कैसे वहाँ पे काम करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी तो लगाई हुई है, लेकिन कैसे काम करेंगे तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, हमने बड़ी बड़ी मशीन्स तो लगा दी, लेकिन हमें तो ऑपरेट करनी नहीं आती, तो उससे क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें पता होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे करनी है वो हमें पता होना चाहिए। अगर आप देखते हो डिस्कवरी चैनल, तो उस पर सारा कुछ दिखाया जाता है कि किसी भी कंपनी के अंदर वर्किंग कैसे होती है, कोई प्रोडक्ट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स काम करती हैं, लेकिन मैनुअली भी उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ का पता होना चाहिए हमें। ठीक है, देन हम इसी के अंदर अगर बात करें, जो हमारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ी कंपनी में जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स में भी सेम ही तरह के प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए और वही तरह की टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, तभी वो उसकी यूनिट कहलाएगी। अदरवाइज़ वहाँ पर कुछ अलग होगा तो वो सेम कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, देन आता है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एट लास्ट जब हम ये सारा काम कर लेते हैं ना, तो हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं, हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, क्या क्या उससे हमें बेनिफिट हुए, कहाँ से हमने फाइनेंस को अवेलेबल कराया, कैसे कैसे हमने क्या क्या काम किया, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आती हैं। तो वही हम बात करते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या क्या है। सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन का मतलब है इट कवर्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, कि हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में था और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, सड़कें बनते हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है कि जो सिविल इंजीनियर वगैरह हैं, ये सारे लोग मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमें ये काम दिया गया था, इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे, हमारा उद्देश्य था कि सड़कें बनानी हैं और ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या हमने एप्लीकेशंस, क्या क्या किस तरह से काम किया, वो सारी चीज़ें हम जर्नल इन्फॉर्मेशन में दे देते हैं। इसके बाद आता है इसी के अंदर लोकेशन। हम लोकेशन के बारे में भी बताते हैं। इट कवर्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, फिजिकल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। जो हमारी एंटरप्राइज है, हमारी कंपनी है, कहाँ पर वो है और कहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स को बनाया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। देन आता है लैंड एंड बिल्डिंग्स। इट डिस्क्राइब अबाउट द लैंड एरिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, ठीक है, जो भी हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं वो कहाँ पर हैं, कैसे कैसे बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या था, कितनी वहाँ पे मैन पावर यूज़ हुई थी, लेबर यूज़ हुई थी, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी आई है, कितना हमने लोगों को दिया, लेबर को हमने कितना पैसा दिया, कितने का मटेरियल आया, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताते हैं लैंड एंड बिल्डिंग्स के अंदर। देन आता है प्रमोटर। इट डिस्क्राइब द बायोडाटा ऑफ प्रमोटर्स। जैसे कि जो जो लोग हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अपना पैसा दे रहे हैं या बीच में कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के। उनके सारे नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एंटरप्रेन्योर, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि इस पर्सन ने ऐसे ऐसे करके सारा काम किया है। देन आता है प्लांट एंड मशीनरी। दिस पॉइंट एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ टेक्निकल टूल।
हमने जो प्लांट एंड मशीनरी लगाया है, जिसके ज़रिए हमने काम किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इक्विपमेंट, मशीनरी, लेबोरेटरी। अगर आपने देखा हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से परचेज़ करके लेके आते हो तो उसके पीछे सारी डिटेल मेंशन होती है। हम पढ़ते तो नहीं हैं उसको, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बड़ी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और वहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया होता है जिसके ऊपर हम कॉल करके उनको बोल भी सकते हैं अगर किसी तरह की हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर वो प्रोडक्ट बना है, और ये भी बताया होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड सारी सारी डिटेल दी होती है। तो वही चीज़ है कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, इस पॉइंट के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि टेक्निकली हमने कैसे कैसे काम किया, इक्विपमेंट कौन से यूज़ करें, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हमने क्या यूज़ किए, इलेक्ट्रिक रोड थी, वाटर सप्लाई एंड अदर असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर मेंशन करते हैं इस पॉइंट में। देन आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल प्राइजेस, सोर्सेज एंड अदर अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल इफ़ एनी। अगर कोई और रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि वुडन आइटम्स हम बना रहे हैं अपनी कंपनी में, और वुडन आइटम्स के लिए हमें जो है एक फॉरेस्ट से लकड़ी लेकर आनी थी। किस प्राइस पर हमें पड़ी, क्या वो गवर्नमेंट की हेल्प से मिली है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर या गवर्नमेंट के एरिया के अंदर से हमने ली है, कहाँ से ली है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बतानी पड़ती हैं। देन आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोसेस चार्ट, प्रोडक्शन प्रोग्राम, टेक्निकल नो हाउ एक्सेट्रा एंड आर एक्सप्रेस्ड अंडर दिस हेडिंग। तो इसके अंदर हम सारी अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस बताते हैं, कैसे कैसे हमने चीज़ों को बनाया है, कैसे कैसे हमने उनको एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है। देन आता है मैन पावर। मैन पावर, लेबर की अभी मैंने बात की है कि अगर हम मशीन्स लगा भी रहे हैं तो उनको भी ऑपरेट करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत तो पड़ती है। डिटेल इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इन रिलेशन टू मैन पावर। जो जनरल पॉइंट्स हैं विच आर मैंशनड हियर आर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, ठीक है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी हमें, लेबर स्किल्ड और सेमी स्किल कैसे थी जो लेबर थी, क्या उनको पहले से काम आता था या फिर हमें अरेंज करने पड़े आसपास के लोग, ठीक है। देन आता है सोर्स ऑफ मैन पावर, देन रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड इट्स कॉस्ट। अगर किसी तरह की हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी पड़ी तो उसके ऊपर कितना खर्चा आया, वो सारी चीज़ें, मतलब जो हमने स्टाफ के ऊपर या लेबर के ऊपर खर्चा किया है या उनको अरेंज करने के लिए काम किया है, वो सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तब। देन आता है इसी के अंदर नेक्स्ट मार्केट। अब इसके अंदर बताया जाता है दिस इज़ एन अनदर एरिया कवर्ड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इट एक्सप्लेन्स मार्केट पोजीशन एंड ट्रेंड्स, एंटीसिपेटेड डिमांड, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स एंड प्राइस स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। मार्केट के अंदर, ठीक है, कौन सा जो हमने प्रोडक्ट है हमने चूज़ किया था, ठीक है, मार्केट पोजीशन उसकी क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है उसका, ठीक है, डिमांड कैसी है, बहुत ज़्यादा है, कम है या फिर मीडियम है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स, क्या हम उन चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं, प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, कितना, बहुत कम में तो नहीं बेच रहे, बहुत ज़्यादा में तो नहीं बेच रहे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताते हैं। देन उसके बाद आता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, और इस पॉइंट के अंदर हम बताते हैं कि जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोजेक्ट की और प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी है, क्या क्या है, कितने प्रॉफिट्स हम अर्न करते हैं, कितना पैसा लगा है, लागत कितनी आई है, क्या हम लॉस में तो नहीं जा रहे, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, और वो जो पैसा है वो भी हमने आउटर सोर्स से या फिर लोन लेकर इकट्ठा किया था, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कैसी है। तो वो सारी चीज़ें एट लास्ट हम इस पॉइंट के अंदर बताते हैं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के अंदर। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो कि जिसके अंदर हम अपनी जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या क्या कंटेंट्स हैं? एग्जीक्यूटिव समरी आती है, कंपनी की डिटेल आती है, ऑपरेशनल डिटेल आती है, काम कैसे किया है, कंपनी कैसी है, कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, दवाइयाँ बनाती है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोजेक्ट की डिटेल उसके अंदर आ जाती है, प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा लगा है, ठीक है, फाइनेंस कहाँ से हमने अरेंज कराया, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है एट प्रेजेंट, कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर कंपनी से रिलेटेड कोई इंडस्ट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं उसके साथ कि नहीं कर रही,
तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स से, कैसे हमने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, क्या चीज़ें हैं, एट लास्ट कंक्लूज़न आता है। और ये सारे के सारे क्या हैं, कंटेंट्स हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, जो कि हम ध्यान में रखते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस। अब हमने रिपोर्ट भी तैयार कर दी, अब हमें क्या करना है, लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और रजिस्टर कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल स्केल और जो एंसिलरी यूनिट्स हैं हमारी, जो दूसरी यूनिट्स हैं कंपनीज़ की, डैट इज़ अंडरटेकिंग विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ लेस देन 1 करोड़ शुड सीक रजिस्ट्रेशन विद द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो स्मॉल स्केल और एंसिलरी यूनिट्स जो है किसी भी कंपनी की, उनके लिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, तो हमें 1 करोड़ से कम पैसा चाहिए, मतलब इतना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी कंपनी को जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड कराया जाता है। देन इसी तरह से अलग अलग लिमिट्स हैं जो डिसाइड की गई हैं लाइसेंस के लिए, किस तरह की कंपनी है, कितना पैसा वो खर्च कर रही है, ठीक है। अगर लार्ज स्केल पर वो कंपनी है तो उसके लिए अलग लिमिट्स हैं, मीडियम स्केल पे काम कर रही है उसके लिए अलग लिमिट्स हैं। तो लाइसेंस जब भी कंपनी गवर्नमेंट देती है तो उससे पहले कुछ जो लिमिट्स उनके लिए डिसाइड की गई है कि इतना पैसा लगना ही लगना चाहिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, तभी तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। तो अगर वो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं तभी गवर्नमेंट उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। इसी के अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं पावर कनेक्शन की। पावर कनेक्शन के अंदर बताया गया है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आप काम कैसे करोगे अगर वहाँ पर बिजली ही नहीं होगी। तो पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है अगर वहाँ पे पावर फेलियर हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पर पावर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, जो उनका लोड है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन उनके लिए बनाई गई हैं, उनका लोड उतना होना चाहिए, उनके लिए अलग अलग से गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स की है। और जो डिविजनल इंजीनियर हैं कंसर्न स्टेट के, वो इसके अंदर हेल्प करते हैं टू गेट पावर कनेक्शंस। उन कंपनीज़ को पावर कनेक्शन अलग तरीके से मिलता है, ठीक है। न्यू जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनको अलग तरीके से मिलता है, और इसके अंदर उनको कौन असिस्ट करता है, डिविजनल इंजीनियर ऑफ द कंसर्न स्टेट। देन आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो अभी हमने बात की कि पावर कनेक्शन लेना भी बहुत बड़ी बात है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। उनको अपना सारा वर्कलोड वगैरह बताना पड़ेगा, कितना उनका बिजली का काम है, कितनी उनकी पावर होगी। इसी तरह से अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमने फाइनेंस की बात की भी है कि फाइनेंस जो है लाइफ ब्लड है किसी भी बिज़नेस का। तो इसीलिए कोई भी बिज़नेस है उसके लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम फाइनेंस का कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट आर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एंड फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं फॉर वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ की लोन, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग एट्सेट्रा। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इंडिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यूनिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए अगर पैसा इकट्ठा करना है तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं और जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो अलग अलग कंपनीज़ के लिए, अलग अलग स्केल की कंपनीज़ के लिए अलग अलग तरह की प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट भी है। देन अगर इसी के अंदर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्रोक्यूरिंग पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है, किसको, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ठीक है। तो सक्सेस किसी भी एंटरप्राइजेज़ की डिपेंड करती है वहाँ के वर्कर्स के ऊपर। अगर वही अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर वही जो है प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी या फिर उनके अंदर स्किल्स नहीं होंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, और अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कंपनी को नुकसान ही होगा। तो इसीलिए कहा गया डिपेंड
जो सक्सेस है एक एंटरप्रेन्योर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन इट्स वर्कर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट है, कितनी बड़ी कंपनी है, उस तरह के वर्कर्स वहाँ पर चाहिए। एंटरप्रेन्योर विल हैव टू हायर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल फॉर द यूनिट, अलग अलग तरह की जो पर्सनल हैं, अलग अलग तरह के जो मैनेजर्स एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करना ज़रूरी है अलग अलग पोस्ट के लिए, ताकि जो मैनेजमेंट है वो इजीली हो सके और इजीली सारा कुछ मैनेज वो कर सके, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है अपॉइंट राइट पर्सन टू अ राइट जॉब। नेसेसरी ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स उनके लिए कराने चाहिए, शुड ऑल्सो बी मेड फॉर द सिलेक्टेड पीपल टू हैंडल देयर जॉब्स एफिशिएंटली। टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। जो सुपरवाइज़र्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स बता रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन भी इमीडिएटली होना चाहिए। देन आता है एट लास्ट जो कि हम ध्यान में रखते हैं कोई भी जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए, ऑब्टेनिंग क्लियरेंस फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ऑब्टेन फाइनल क्लियरेंस एंड इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्लियरेंस बोर्ड क्या काम करता है, ये जो क्लियरेंस जो हमें मिलती है कहाँ से मिलती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो हमें क्लियरेंस है वो मिलती है, ठीक है, वो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एंटरप्रेन्योर विल हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फिजिकल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द वेरियस लाइसेंसिंग, ये लाइसेंस भी उसको चाहिए, एक तो चाहिए कंपनी खड़ी करने का, कंपनी बनाने का लाइसेंस कि मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है, दूसरा आता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको एक लाइसेंस देता है कि भाई अगर तुम्हारी कंपनी काम कर रही है और उससे किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो वो उसको एक लाइसेंस देते हैं और उससे कुछ एक कंडीशंस फुलफ़िल करने के लिए कहते हैं, उन कंडीशंस के अंदर रहकर ही उसको काम करना चाहिए। कुछ इस तरह का गंदा धुआं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है और जिसकी वजह से लोगों को हार्म हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें उसको नहीं करनी है, ये उसको पहले से ही कहा जाता है। तो कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी for all the major projects to obtain clearance from environmental department। तो environment department जो है उनको clearance certificate देता है, ठीक है, कि आप किसी भी तरह से environment को pollute नहीं करोगे। pollution control department जो है उनके पास पावर है कि वो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते अगर उनको इन केस कुछ भी गलत लगता है। तो जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है हमारा, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर दे दे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी और आप अपना बिज़नेस जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 3, सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिज़नेस। Thank you so much.